हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप टेंस के सभी डाउट क्लियर कर लेंगे। जो भी आप सोच सकते हैं कि ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, इन सभी को मैं कलेक्ट किया हूँ और आप हर तरह के डाउट्स जो भी टेंस से रिलेटेड है प्रयास करेंगे कि आपका क्लियर हो जाए, ताकि इंग्लिश स्पीकिंग में और रिटेन इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो फिर आप अच्छी इंग्लिश बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। तो आज आपको हम बताएंगे नो हाउ टू का प्रयोग कैसे करेंगे, लर्न हाउ टू और टीच हाउ टू का प्रयोग कैसे करेंगे, डू नथिंग बट और वांट नथिंग बट, यहाँ पर दोनों में बेयर इन्फिनेटिव और ये फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे, किस में क्या लगेगा वो बताएंगे। कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग कैसे करेंगे, स्टार्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप और बिगिन के बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे, आई वेंट और आई हैड गॉन का प्रयोग कैसे करेंगे, ये सब आपको बताने वाले हैं। तो आपसे हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दे पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम यू फॉर 1 year बट आफ्टर ऑल आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट, प्लीज टेल मी। रीज़न क्या है कि मैं आपसे सीख रहा हूँ फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि मैं आपका सिर्फ रिटेन स्ट्रॉन्ग करा रहा हूँ, प्रैक्टिस तो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो जितना भी सीख लें, जीवन भर सीखते रहें, अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। आप लिख सकते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, ये सब के जरिए आप इंग्लिश अच्छी लिख सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए तो मुँह खोलना पड़ेगा। जो मुँह खोलेगा वही अंग्रेजी बोलेगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम देखिए होता क्या है कि शुरू में हेजिटेशन भी बहुत होता है लोगों को। हेजिटेशन की वजह से इफ़ यू हैव हेजिटेशन यू आर नॉट एबल टू स्पीक आउट एनीथिंग, आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। हेजिटेशन उससे क्लच की तरह होता है जब बाइक चलाते हैं। देखिए मैं आपको बिल्कुल ऐसा समझाता हूँ, थ्योरी बतला रहा हूँ, समझिए। बाइक चलाते हैं तो बाइक स्टार्ट करने के बाद आप गियर जब 1 2 करते हैं, गियर को बदलते हैं तो क्लच पकड़े हुए रहते हैं। और जब तक क्लच बाइक का पकड़े रहेंगे तब तक बाइक नहीं है, या बाइसिकल है या साइकिल है। बाइक का क्लच जब तक पकड़े हुए हैं तब तक साइकिल है, और क्लच छोड़ेंगे तो मोटरसाइकिल हो जाएगा। तो क्लच वही हेजिटेशन की तरह है। जब तक आप हेजिटेशन को पकड़े रहेंगे, अरे हमसे नहीं होगा, हमें तो डर लगता है, मैं कैसे बोलूँगा, और तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। क्लच तो छोड़ना पड़ेगा, क्लच छोड़िए और बस गियर बदलिए 3 4 5 और जो भी हो, बस धारा प्रवाह बोलते रहिए, बोलिए। शुरू में तो गलती होगी, लेकिन गलती की परवाह किए बिना आप अंग्रेजी बोलिए और देखिए बहुत ही जल्दी अंग्रेजी बोलेंगे। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपके बदले में आकर प्रैक्टिस नहीं करूँगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। 1 साल पढ़िए, 2 साल पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करते तो मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं दवा लिख दिया, आप घर पर उससे सेवन नहीं कर रहे हैं तो फिर बीमारी ठीक नहीं होगी। सेवन तो आपको करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस इस पर आप घर पर कीजिए। जब भी कोई स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं तो घर पर उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बैठा करके बात करने का प्रैक्टिस कीजिए। करीब 1 आवर टाइम निकाल लीजिए इन सबों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हाउ टू का प्रयोग कैसे करें। हाउ टू का मतलब होता है प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन या प्रैक्टिकल एक्टिविटी। अगर आप किसी भी काम को प्रैक्टिकली करते हैं, व्यवहारिक रूप से करते हैं, और जहाँ भी करते हैं उसमें आप हाउ टू का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी वर्ब के साथ में। खासकर यहाँ पर देखेंगे नो हाउ टू, लर्न हाउ टू और टीच हाउ टू। हम सेंटेंस के रूप में देख लेते हैं, जैसे आई नो इंग्लिश। हाउ टू का प्रयोग नहीं है, आई नो इंग्लिश। मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, लेकिन क्या जानता हूँ, प्रैक्टिकली लिखने आता है या फिर बोलने आता है, ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। तो उससे क्लियर करने के लिए हाउ टू और उसके बाद में वर्ब का प्रयोग करेंगे। हाउ टू का प्रयोग अगर करते हैं तो इसके बाद में वर्ब का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मुझे अंग्रेजी बोलना पता है। अगर इस तरह से बोलना है तो आप बोलेंगे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
अब लर्न के बाद में देख लीजिए, शी लर्न्स संस्कृत। शी लर्न्स संस्कृत, वह संस्कृत सीखती है, लेकिन बोलना या लिखना। तो इसे कैसे क्लियर करेंगे? तो शी लर्न्स हाउ टू स्पीक संस्कृत। शी लर्न्स हाउ टू स्पीक संस्कृत, वह संस्कृत क्या बोलना सीखती है। शी लर्न्स हाउ टू स्पीक संस्कृत, वह संस्कृत बोलना सीखती है। मतलब एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है ही टीचेस हिंदी, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। अब टीच के साथ में भी हाउ टू का प्रयोग करेंगे। तो सिर्फ हम बोलते हैं ही टीचेस हिंदी, वह हिंदी पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाता क्या? लिखना आज पढ़ाता है, आज पढ़ाया, या फिर बोलना पढ़ाया। तो हम ये जानेंगे। तो ही टीचेस हाउ टू राइट हिंदी। हाउ टू राइट मतलब हिंदी कैसे लिखें, हिंदी में कैसे लिखें, वह लिखना सिखाता है। तो हाउ टू का प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डू नथिंग बट और वांट नथिंग बट का प्रयोग कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बस बेयर इन्फिनिटिव कहाँ लगेगा और फुल इन्फिनिटिव कहाँ लगेगा ये जानना जरूरी है। तो पहले तो ये जानना होगा कि बट मीन्स होता क्या है। जैसे नथिंग बट और डू नथिंग बट और वांट नथिंग बट को समझना है तो बट मीन्स होता क्या है। तो आप बोलेंगे बहुत आसान है, बट मीन्स होता है लेकिन। लेकिन यहाँ पर लेकिन नहीं होगा। बट का प्रयोग अगर लेकिन है तो कंजक्शन का काम करेगा। अगर बट का प्रयोग के अलावा है या को छोड़कर, तो इसका मतलब होगा कि वह प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर बट का मतलब है के अलावा या को छोड़कर के सिवा, ऐसे मीनिंग होगा। तो यह प्रीपोजिशन का काम करेगा। जैसे ही डज नथिंग बट स्टडी इंग्लिश। तो जैसे ही डू डज के बाद में नथिंग बट आता है तो उसके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, मतलब उसमें टू नहीं लगेगा। जैसे ही डज नथिंग बट स्टडी इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ते ही रहता है। आखिर इसका यूज कब करेंगे? जब सब्जेक्ट कोई एक ही काम को करते रहता है, एक ही काम करना चाहता है या फिर एक ही काम को करते रहता है, तब उस कंडीशन में डू नथिंग या डज नथिंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ही डज नथिंग बट स्टडी इंग्लिश, वह अंग्रेजी का अध्ययन करते ही रहता है। उसके बाद है यू डू नथिंग बट टेक रेस्ट। तुम कुछ नहीं करते हो, क्या करते हो? आराम करते रहते हो। तुम आराम ही करते रहते हो, कुछ नहीं करते हो। यू डू नथिंग, कुछ नहीं करते हो, बट टेक रेस्ट, आराम करना छोड़ के तुम कोई काम नहीं करते हो। तो यहाँ पर बट का मतलब है को छोड़कर, के अलावा, आराम करने के अलावा तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आराम करते रहते हो। तो बट का मतलब को छोड़ के, और इसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया गया है, मतलब टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ही डज एवरीथिंग, अब एवरीथिंग का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? ही डज एवरीथिंग बट स्टडी। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कब स्टडी करते रहता है, इसका मतलब जैसे ही नथिंग से एवरीथिंग हो गया, मामला चेंज है। जैसे ही डज एवरीथिंग, वह सब कुछ करता है लेकिन पढ़ाई को छोड़ के। बट स्टडी प्रीपोजिशन है, यहाँ पर बट जो है प्रीपोजिशन है, तो पढ़ाई छोड़ के वो सब काम करता है, पढ़ाई नहीं करता है। उसके बाद शी वांट्स नथिंग बट टू मैरी। अब बोलेंगे कि बट के बाद में टू कैसे आ गया? तो रूल है, इससे आपको याद रखना पड़ेगा। डू डज नथिंग अगर ऐसा है, नथिंग बट से पहले डू डज का प्रयोग किया गया है तो आप टू नहीं लगाइए। लेकिन नथिंग बट से पहले किसी दूसरे वर्ब का प्रयोग हुआ है तो आपको फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करना होगा। जैसे शी वांट्स नथिंग, वह कुछ नहीं चाहती है, बट टू मैरी यू, तुमसे शादी करने के अलावा उसे कुछ चाहिए नहीं, तुमसे शादी करना चाहती है। तो यहाँ पर क्या है? बट टू मैरी, तुमसे शादी करना छोड़ करके तो उसे कुछ चाहिए नहीं। दे वॉन्ट नथिंग बट टू लीव फॉर मुंबई, बट टू लीव फॉर मुंबई, वह मुंबई ही जाना चाहता है, इसके अलावा तो कुछ चाहता ही नहीं, वो चाहता है कि मुंबई चले जाएं। नेक्स्ट है ही वॉन्ट्स एवरीथिंग बट टू मीट यू। बट टू मीट यू मतलब तुमसे मिलना छोड़ के
ही वॉन्ट्स एवरीथिंग, सब कुछ चाहता है। इसका मतलब है कि दुनिया का हर चीज़ चाहता है, लेकिन तुमसे मिलना नहीं चाहता। तुमसे मिलना वाला बातें छोड़ के, तुमसे मिलेगा ही नहीं, वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहता है। तो इस तरह को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप डज नथिंग, डू नथिंग और वांट नथिंग बट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो इन सभी का प्रयोग का मतलब है जारी रखना। किसी भी काम को आप जारी रखते हैं तो उस कंडीशन में, है ना, जारी रखना, सही से लिखते हैं जारी रखना। जैसे शी कीप्स ऑन स्टडिंग इंग्लिश, शी कीप्स ऑन स्टडिंग इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। शी कीप्स ऑन स्टडिंग इंग्लिश का मतलब है वह अंग्रेजी का अध्ययन करती रहती है। जब भी कोई काम कोई भी व्यक्ति करते रहे तो उसमें आप कीप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो शी डज नॉट कीप ऑन, शी डज नॉट कीप ऑन टेकिंग रेस्ट, वह आराम करते ही नहीं रहती है, वह आराम नहीं करती रहती है। इसमें देखिए डू डज नथिंग का प्रयोग का मतलब कोई काम करते रहना अच्छा बात है, लेकिन वो जोरदार हो गया, करते ही रहना, करते ही रहना, और इसका मतलब करते रहना, दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। जारी रखना, ही गोज ऑन वर्किंग ऑल डे। अब ऑल द डे का प्रयोग नहीं करके सिर्फ ऑल डे रखें, याद कर लेंगे आप। ऑल डे का मतलब पूरा दिन भर या दिन भर बोल सकते हैं। तो ही गोज ऑन वर्किंग ऑल डे, वह दिन भर काम करते रहता है। डज ही गो ऑन प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलते रहता है, क्या वह क्रिकेट खेलते रहता है। उसके बाद क्या है कि अगर आपका मन है कि हम कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि दोनों का मतलब वही होता है जारी रखना, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सिंपल एक वर्ड का यूज करें तो कंटिन्यू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही कंटिन्यूज टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलते रहता है। सिर्फ ख्याल वही, हर जगह एक ही बात का ख्याल रखना है, कीप ऑन, गो ऑन और कंटिन्यू मेन वर्ब की तरह है, और इसमें जहाँ पर एस का प्रयोग करना है वो हम करेंगे। जैसे ही कंटिन्यूज टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलते रहता है, तो कंटिन्यूज याद रखेंगे। और हम आपसे सवाल भी करेंगे, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। नेक्स्ट है स्टार्ट और बिगिन, इन दोनों का मतलब है शुरू करना, किसी काम को शुरू करना, जैसे या फिर करने लगना। चलिए और लिखते हैं करने लगना, किसी काम को करने लगना। जैसे शी स्टार्टेड क्राइंग, शी स्टार्टेड क्राइंग, वह रोने लगी, वह चिल्लाने लगी, शी स्टार्टेड क्राइंग। नेक्स्ट है ही स्टार्टेड शेडिंग टीयर्स, शेडिंग टीयर्स, याद रखेंगे शेडिंग टीयर्स, शेड टीयर का मतलब होता है आंसू बहाना। तो ही स्टार्टेड शेडिंग टीयर्स, उसने आंसू बहाना शुरू कर दिया या फिर उसने आंसू बहाने लगा। नेक्स्ट है शी स्टार्टेड स्माइलिंग, शी स्टार्टेड स्माइलिंग में सोदा है वह मुस्कुराने लगी, कोई काम अचानक करने लगी, वह भागने लगा, वह खाने लगा, कोई भी काम करने लगा। तो उसमें आप स्टार्टेड का प्रयोग कर सकते हैं, बिगन टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या है कि देखिए यहाँ पर ही बिगन टू रन अवे, वह भागने लगा। अब दोनों का मीनिंग सेम है, बिगिन या स्टार्टेड दोनों सेम मीनिंग है। अंतर यह है कि स्टार्ट का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद में वर्ब फोर का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप बिगिन का यूज करते हैं, बिगिन, BEGIN, बिगिन का यूज करते हैं तो आपको इसके साथ में इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ेगा, इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ेगा, और यही वर्ब टू बन के बिगिन हो जाता है। दे बिगिन टू टेल लाई, वे लोग झूठ बोलने लगे। उसके बाद दे डिड नॉट बिगिन टू क्राई, वे लोग चिल्लाने नहीं लगे। निगेटिव अगर बोलना है तो डिड नॉट करके और फिर यहाँ पर V1 का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर आई वेंट और आई हैड गॉन, कई बार बता चुके हैं, भूलना नहीं चाहिए, रिवीजन भी करवाते हैं ताकि आप भूलें नहीं। तो आई वेंट और आई हैड गॉन, तो सबसे पहले ये जान लेंगे इसके जरिए में कि आई वेंट का मतलब है ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, और आई हैड गॉन ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। इतना तो आपको पहले से पता होगा। और जब हम आई वेंट का प्रयोग करते हैं इसका मतलब पास्ट में एक ही काम हुआ था, इतना याद रखेंगे। पास्ट में एक ही काम हुआ था तो उसमें आई वेंट। और भी बात है, पास्ट में कई काम भी होगा, लेकिन कहना क्या चाहते हैं,
अगर एक ही टाइम में अगर कई काम कर लेते हैं, मान लीजिए मैं खाया, बैठा, रोया, सोया, एक ही बार में, एक ही टाइम, अभी जस्ट मैं आपको पढ़ाया, पानी पी लिया, नाश्ता कर लिया, आराम कर लिया, चलो ठीक है, सब में सब्जेक्ट V2 लगेगा और वो पास्ट इंडिफिनिट की तरह ही हम उसका यूज करेंगे। लेकिन जब भी आपको कहना हो कि पास्ट में किसी खास सर्टेन टाइम बिफोर सर्टेन टाइम वन एक्शन हैपेंड, मतलब किसी खास समय से पहले कोई और कार्य हो चुका था, किसी खास समय से पहले, और उसमें सब्जेक्ट भी दूसरा आ जाता है। जैसे हम देखेंगे आई वेंट टू स्कूल व्हेन ही केम टू मी। अब देख लीजिए दोनों पास्ट में यूज किया गया है। कैसे? जब वह मेरे यहाँ आया, व्हेन ही केम टू मी, जब वह मेरे यहाँ आया, आई वेंट टू स्कूल, मतलब कब स्कूल गया? जैसे आप मेरे यहाँ आए और मैं उसी समय बाजार चला गया, तो फिर इसमें दोनों में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होगा क्योंकि एक ही समय में दो काम हुआ। The children started crying when they saw you. बहुत सारा बच्चा है, रोने लगा जब आप उसके पास गए, वे लोग रोने लगे, बच्चे रोने लगे। दोनों काम एक साथ ही हुआ है, दोनों काम एक साथ हुआ क्योंकि आप उसके पास गए और वे लोग रोने लगा, तो दोनों काम एक साथ हुआ। तो हम दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब टू का प्रयोग किया गया है और यहाँ भी वर्ब टू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आई वॉश्ड माई फेस एंड आई वेंट टू बेड। अब एक ही सब्जेक्ट है, मैंने अपना चेहरा धोया और सोने के लिए चला गया। एक टाइम में दो काम हुआ कि नहीं? तो इसमें पास्ट इंडिफिनिट ही होगा। संकोच नहीं, टेंशन नहीं, डाउट नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि एक ही टाइम में दोनों काम हो गया। अब देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर तो आया लेकिन उससे पहले ही पेशेंट मर चुका था। आया उसी समय नहीं मरा, बल्कि बहुत पहले ही पेशेंट मर चुका था, तब डॉक्टर आया, मतलब डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। एक काम बहुत पहले हो गया था। आई हैड गॉन टू मार्केट, आई हैड गॉन टू मार्केट बिफोर यू केम टू मी। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू स्कूल व्हेन ही केम टू मी, और यहाँ पर देखिए आई हैड गॉन टू मार्केट बिफोर यू केम टू मी, मतलब जब आप मेरे यहाँ आए थे मैं मार्केट चला गया था, मैं मार्केट जा चुका था। जब आप मेरे आए थे ना, उससे पहले ही हम मार्केट जा चुके थे। तो एक काम जो हुआ वो बहुत पहले ही हो चुका था और उस कंडीशन में हैड का प्रयोग करेंगे। दोनों एक जैसा लगता है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जैसे यू केम टू मी आफ्टर आई हैड गॉन टू मार्केट, आफ्टर आई हैड गॉन टू मार्केट यू केम टू मी, मतलब मैं बाजार जा चुका था, आफ्टर उसके बाद तुम मेरे यहाँ आए, है ना, सेम मीनिंग है। यू केम टू मी आफ्टर आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं बाजार जा चुका था उसके बाद तुम मेरे यहाँ आए, मतलब फिर भी दोनों एक साथ नहीं हुआ, एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ। तो अब चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की और देखते हैं कि आप वास्तविक में समझे या नहीं समझे। चलिए, जब मैं तुम्हारे यहाँ गया तब तुम बाजार चले गए। अब ये समझना आपका काम है कि दोनों काम दोनों एक्शन एक साथ हो गया या फिर एक के बाद एक हुआ है, ये समझना आपका काम है। तो देखते हैं कि आप इसे पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, तो जांच हो जाए। देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो कमेंट जरूर कीजिए और आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि आपके एक एक आंसर को हम पढ़ते ज़रूर हैं और समय मिलने पर ज़रूर जवाब देते हैं और आपका नाम भी याद रखते हैं, कौन कहाँ से हैं। कई लोगों को तो 2-3 सालों से बस जुबान पे नाम रखे हुए हैं। तो आप हमेशा कमेंट करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और जब हम वीडियोस को बनाते हैं, अपलोड करते हैं तो ज़रूर देखिए और हमसे ज़रूर जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।